कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये पार्टीज कुछ अलग कश्मीर में आई है, ये इन्होंने यहाँ पे नया नया तौर पे कदम रखा है। इस हवाले से जानकारी हासिल करेंगे और लोगों तक हम ये पहुंचाएंगे कि कौन सी पार्टियां है ये और इनका क्या कुछ मोटिव रहेगा हमारे कश्मीर के लिए। तो वैलिड स्पीच में सर आपका खैर मकदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हम अपने टाइम निकाल के आप हमारे पास आए, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले बात करेंगे हम इस पार्टी के हवाले से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। सर आपने यही पार्टी क्यों चुनी? हालांकि अगर हम देखें हमारे कश्मीर में बहुत सारी पार्टियां, आपको तो पता ही होगा, बड़ी पार्टियों में माना जाता है नेशनल, पीडीपी या आजकल अपनी पार्टी है। आपने यही पार्टी क्यों चुनी है सर, क्या रीजन है इसका? देखिए, ये जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं या इनसे निकल करके जो भी पार्टीज़ अलग हो करके जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये सारी फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनमें फैमिली का राज चलता है, इनमें उन्हीं का राज चलता है, उन्हीं का दबदबा चलता है जो या तो उनके फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर उनके क्लोज रिलेटिव्स हो, या फिर उनके वो सीनियर लीडर्स हो जो बहुत सालों से इनके साथ हैं। वहाँ पे जितने भी आप नए पॉलिटिकल लीडर्स जो भी जाते हैं 4 साल 5 साल से जिनको पॉलिटिक्स में हुआ है, अगर वो वहाँ पे चले जाते हैं तो उनका जो भी वो काम करते हैं वो क्रेडिट वो बड़े लोग या उनके रिलेटिव्स खा जाते हैं। और ये क्योंकि हमारा जो हमारा मेन मोटिव है कि अगर किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे, किसी भी गांव में हमारा कोई लीडर या हमारा कोई मेंबर जो है वो हमारे साथ जुड़ जाता है, या कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या फिर कोई पार्टी वर्कर है जो जुड़ जाता है, उस एरिया में उसको लोग जाने, ना कि हमें जाने, क्योंकि उसके जानने से ही लोग हमें भी जानेंगे। ऐसा इन पार्टीज में नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, वो हमेशा उन बच्चों का क्रेडिट खाते हैं, उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हमारा पार्टी का मेन मुद्दा मकसद ये है कि हम अपने साथ साथ हम पीछे रहें और हमारे जो वर्कर्स हैं वो आगे रहें, यही पार्टी का मोटिव। आपने बीच में बात की कि खानदानी राज का, वो किस तरह की इस पार्टी को आपका लगता है, मतलब कि खानदानी राज चल रहा है? आप देखिए, सारी जितनी भी पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारी स्टेट ओन जो पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज जो हैं, हम एनसी की बात करें, अगर हम पीडीपी की बात करें, अभी देखो आप, मतलब बहुत सारी पार्टी जो निकल रही हैं, तो इनमें ऐसा ही सीधी सी बात है, पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, अभी उमर अब्दुल्ला साहब हैं, अब इसके आगे कौन होगा? वो यहाँ पे मुफ्ती सईद साहब थे, महबूबा साहब हैं, अब इल्तिजा मुफ्ती हैं, तो वो भी निकल रही है। तो ऐसे ये मतलब ये किसी भी ऐसे जो आम इंसान जिसका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, लेकिन वो निकल के आता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने आज तक जो नहीं हुआ, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, उसको ये आगे नहीं बढ़ना देना। रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि इन चीजों से क्या दिक्कत है? खानदानी राज से क्या दिक्कत है? खानदानी आता है, पहले आपने कहा कि शेख साहब आया था, फिर उसका फारूक साहब आया है, तो क्या दिक्कत हुई है? सर दिक्कत कुछ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर ये लोग आए, फैमिली राज चलाया, तो इन्हें डेवलपमेंट के नाम पे कश्मीर के साथ किया क्या आज तक? मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे जो दादाजी है वो पुलिस में थे, तो मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बट मैं निकला हूँ, क्यों निकला हूँ? क्योंकि जब भी मैंने देखा कि इतने साल से हम लोग पिस रहे हैं, इतने साल से ये चीजें हो रही हैं, आज तक आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन, अभी भी ये लोग 370 हम लेके आएंगे, हम ये, भाई मुझे बताओ कैसे लेके आएंगे? भाई किस हिसाब से? जो लोकसभा से, राज्यसभा से, ऊपर से प्रेसिडेंट से पास होके आया है, अब कुछ बचा कुछ था तो उसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगवा दिया। कौन बोल रहा है लेके आएंगे? अभी देखिए इनके फिर से जो इनके जो बयानात अभी आप देखेंगे, तो ओपन कह रहा है कि भाई हम नहीं ला सकते। अल्ताफ साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एएनसी का अभी बयान आया था, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बयान आया था, उनके लीडर्स का भी बयान आया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस इवन तो वो फिर वापस जा रहे हैं कि आप कोर्ट में, के लीडर्स भी बोल रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, फिर से करेंगे, हमारी हुकूमत आएगी, हम फिर से ऐसा करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें बेकार है मेरे हिसाब से। अगर ये टेम्परेरी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर लिया है 370 को, और ये कह के ख़त्म किया कि इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, तो अगर ये टेम्परेरी प्रोविजन था तो हमारी स्टेट पार्टीज़ ने क्या किया आज तक इसको परमानेंट बनाने के लिए? कुछ नहीं किया। अब ये फिर से यही लॉलीपॉप में खिला रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आज की डेट में आप देखें, डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं यहाँ पे, मतलब काम हो रहे हैं। दफ्तर में आप जाएंगे, सुबह 9 बजे आपको एम्प्लॉयज दफ्तर में बैठे हुए मिलेंगे। दिस थिंग जो एक डिसिप्लिन था, ये डिसिप्लिन इट वाज समवेयर मिसिंग। बट यस, अभी हम भी निकल रहे हैं, इसीलिए निकल रहे हैं जान पे खेल कर, ना सिक्योरिटी के बगैर, सिक्योरिटी कवर के बगैर, इसके बगैर, लेकिन हम निकल रहे हैं। क्यों? जब तक हमारी जान है, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके साथ ये नाइंसाफी ना हो। मान लिया सर डेवलपमेंट के और जो है सरकार ने कदम उठाया, बट यूथ
यूथ के लिए क्या हुआ? अभी आप देख रहे हो हमारे कश्मीर में कितने नौजवान यूथ जो है बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, कुछ डिप्रेशन की ओर चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, ड्रग मिनेंस की ओर जा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें और हो रही है। ये सारा जो 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 पीछे से होता हुआ है वही डिप्रेशन धीरे 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 निकल के आ रहा है। बट यस, जब भी आप कोई काम अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा काम ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया कल को अच्छा हो जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ये यूथ्स का भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जैसे अगर हम ये जो लोग हैं, हमारे लोग, अगर हमारे जैसे लोगों को या ऐसे सोच के विचार के लोगों को कि जो यूथ्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको अगर चांस देंगे मेन स्ट्रीम में आने का, उनको मतलब जो एक पॉलिटिकल चेयर उनको अगर वो दे सकते हैं, अपने वोट्स अगर उनको दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ बहुत जल्दी जो यूथ्स का प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो आप जाएगा। सब पॉलिटिशियन में आए, क्या सोच के आपने पॉलिटिशियन में कदम रखा? देखिए, मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी माशाल्लाह ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये मैं बाहर तकरीबन 12-13 साल बाहर रह करके आया हूँ। मेरी एजुकेशन सारी हायर एजुकेशन बाहर से हुई है। वहाँ से यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि जहाँ पे हम बाहर किसी जॉब में अगर 30,000 रुपए की सैलरी है, वहाँ पे यहाँ पे आकर के वो सैलरी 5,000-7,000 रुपए हो रही है। सो ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों है? वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं थे। जो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी कि पहले तो 10th करते हैं, फिर 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, फिर डिप्लोमा के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं अब इसमें भी नहीं, अब मैं हेल्थ केयर में जाऊँगा, फिर लैब टेक्नीशियन कोर्स करते हैं, कहाँ बीए और कहाँ लैब टेक्नीशियन। मतलब एक अनसर्टेनिटी इतना लोगों के बीच में है। ये क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी को लेके शायद वो सोचते हैं कि इसमें जॉब नहीं है, अब मैं ये टेक्निकल कोर्स करूँगा, शायद इसमें जॉब, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगी है, एम्स भी आने वाला है, बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ केयर्स भी आने वाले हैं, मतलब आ रहे हैं। पारस यहाँ पे हेल्थ केयर खुल गया है, उजाला सिग्नल्स खुल गया है। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रही है। अब सही करियर गाइडेंस बच्चों को अगर मिलेगी तो वो सही रास्ते पे जाएंगे। हाँ, सही इन्वेस्टमेंट्स होंगी, सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बच्चे अच्छी जगह पे जा सकते हैं। आपकी पार्टी का क्या मोटिव है? सर, एक ही मोटिव है सिर्फ कि जो जितने भी सबसे पहले जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ केयर के रिलेटेड। एजुकेशन में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे भी मतलब लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में,